हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने संसद वाले कल किए थे और आज उसी के कंटिन्यूएशन में आगे बातचीत करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे जो कल बातचीत हुई थी। चलिए उसी में आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 का सवाल है, संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959, संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। तीसरा है कि शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1, 2 और 3? आपको बताना है इसका सही आंसर। ठीक है, बताइए क्या आंसर है इसका सही। किसके बारे में कह रहा है? संसद निरहरता निवारण अधिनियम 1959। जब हमने लाभ का पद देखा था तो हमने क्या देखा था? लाभ का पद जब हमने देखा, जब आर्टिकल 102 पढ़ रहे थे हम लोग, तो हमने देखा था कि उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं जिसके आधार पर संसद सदस्यों के लिए निरहरता की बात की गई है कि वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जब पहली बार जया बच्चन के केस में लाभ का पद का मामला बहुत ज्यादा उछला कि वो उत्तर प्रदेश के एक लाभ के पद पर बैठी हुई हैं, तो बहुत सारे सांसदों का उस समय ऐसा खुलासा हुआ कि वो सारे लोग लाभ के पद पे कहीं ना कहीं आसीन हैं, मतलब किसी ऐसे वेंचर से जुड़े हुए हैं जो सरकार द्वारा फंडेड है या जिसका एडमिनिस्ट्रेशन पर सरकार का कंट्रोल है। तो उस समय क्या किया गया? उस समय किया गया कि संसद निरहरता निवारण अधिनियम, या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, ये जो एक्ट है इसमें अमेंडमेंट करके उन सारे पदों को इस लिस्ट में डाल दिया गया, और इस एक्ट में जो भी लिस्ट में शामिल पद हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते। ये हमने देखा था। साथ ही इसमें डालने के बाद उसको रेट्रोस्पेक्टिव मेथड से, यानी पहले की डेट से उसका को प्रभावी करने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल 2006 गया था कलाम साहब के पास जब वो प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने इसको लौटा दिया था पुनर्विचार के लिए। हालांकि दोबारा जब उसके पक्ष में उसको वापस से भेजा गया, पुनर्विचार एक ही बार लौटा सकते हैं ना, तो फिर उसको पास करना पड़ा, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए उन्होंने लौटा दिया था। तो ये पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अगर आप में से किसी को ध्यान नहीं है तो जाकर इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसी के बारे में बात कर रहा है कि कई पदों को लाभ का के पद के आधार पर निरहरता से छूट देता है। एक छूट तो संविधान के भीतर ही लिखा हुआ है कि भाई मंत्रियों को लाभ के पद में शामिल नहीं माना जाएगा, और दूसरा छूट यहां जो इसके लिस्ट में है वो उस छूट से बाहर है। ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, संसद ने विधि बनाकर किया हुआ है। अब ये वाला जो फैक्ट है कि उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था, ये हो सकता है कि आपको याद ना रहे या आपने पढ़ा भी ना हो। इस लेवल पर अगर सवाल पूछा जाएगा तो फिर दिक्कत, लेकिन सवाल बहुत आसान है। क्यों आसान है? 2022 का ही सवाल है, इसमें एलिमिनेशन मेथड लग रहा है, और एलिमिनेशन के जरिए ये 20 सेकंड में हल हो जाता है। क्योंकि तीसरा स्टेटमेंट देखिए, जो हम सब जानते हैं कि जो लाभ का पद शब्द है उसको संविधान में कहीं भी उसकी परिभाषा नहीं दी गई है, उसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो जब इसको डिफाइन नहीं किया गया है तो ये गलत है, और जैसे ही 3 नंबर गलत हुआ तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो अब आपको नहीं भी याद है कि 5 बार, या आपने नहीं पढ़ा है कि 5 बार इसमें संशोधन किया गया था, तो भी कोई बात नहीं है, अब ये सही है, क्योंकि एक ही ऑप्शन ही बच रहा है, केवल 1 और 2, यही सही है। ठीक है, चलिए 102, आर्टिकल 102 क्या कहता है? सदस्यों के लिए निरहरताएं। सदस्यों के लिए निरहरताएं में कह रहा है कि यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निर्हरित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। बात समझ में आ रही है? वो भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर, कैसे पद? जिसको संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है। कौन सा एक्ट है इसके लिए? पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959।
ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था एंटी डिफेक्शन लॉ के अधीन अगर वो डिस्क्वालीफाई होता है तो। अगला है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। किसी बिल या विधेयक को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा। ठीक है, किसी बिल को धन विधेयक तब माना जाएगा जब इसमें केवल किसी कर के अधिरोपण, उन्मूलन, माफी, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित प्रावधान हो। धन विधेयक में भारत की संचित निधि एवं भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा यानी कस्टडी से संबंधित उपबंध होते हैं। धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित होता है। धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। कौन सा इसका उत्तर है सही? इसका सही उत्तर क्या है? ए, सी। ए और सी में लड़ाई है, ए और सी में कंफ्यूजन चल रहा है। ए है या सी है? अच्छा, बी भी आ गया। अब अवधेश कुमार बी पे कूद पड़े हैं। चलिए, आपको ये चारों स्टेटमेंट पढ़ के अगर ये हिट नहीं कर रहा है तो ये चिंता की बात है कि धन विधेयक भारत की आकस्मिकता निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है। आपने बजट पढ़ा है ना भाई, बजट में आपने क्या पढ़ा था? एप्रोप्रिएशन कब आता है? बिल संचित निधि से पैसा निकालने के लिए, और जो बिल ले आया जाता है वो क्या होता है? मनी बिल होता है। तो अगर इस लॉजिक से भी देखेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल जो है वो मनी बिल है, ठीक है। तो इसका मतलब, और किससे पैसा निकालने के लिए है? आकस्मिकता निधि से या फिर संचित निधि से? संचित निधि से। जबकि तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि धन विधेयक भारत की कंटिजेंसी फंड से धन के विनियोजन से संबंधित है। तो यह गलत है, भारत की संचित निधि से धन के विनियोजन से संबंधित है। बाकी तीनों तो सही ही हैं। 110 में कई सारे जो क्लॉज दिए हैं उसमें पहला ही है कि धन विधेयक कब माना जाएगा? किसी कर के अधिरोपण, इंपोजिशन, उन्मूलन, एबॉलिशन, माफी, रिमिशन, परिवर्तन, ऑल्टरेशन या फिर विनियमन, रेगुलेशन से संबंधित हो जिसमें प्रावधान, वो क्या होगा? मनी बिल होगा। अब आपको कंफ्यूजन कहां हो रहा है? केवल पर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको यहां से देखिए, धन विधेयक की परिभाषा। इस अध्याय के प्रयोजन के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हैं। केवल सभी यानी उनमें केवल सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध। पहला ही है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन, ठीक है। भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली कोई वित्तीय बाध्यता से संबंधित विधि का संशोधन। भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। अब यहां ध्यान दीजिए, आकस्मिकता निधि है, भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की कस्टडी से रिलेटेड प्रावधान हो। लेकिन जहां विनियोग की बात है वो है भारत की संचित निधि से धन का विनियोग। तो यहां सीधा सीधा आपको जो तीसरा विकल्प है ये ऐसे ही गलत हो जाता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है? चलिए, अब दूसरा जो कंफ्यूजन बहुत सारे लोग जो गलतियां कर रहे हैं वो कहां गलती कर रहे हैं? सवाल को पढ़ने में गलती कर रहे हैं। सवाल पहले कह रहा है धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 2018 का सवाल है, सही नहीं है जहां आए तो नहीं को पहले घेर लीजिए, ठीक है। इसलिए सी करेक्ट है, और इसलिए आप बार बार ए कह रहे हैं। ये तो अपने आप में सही है ही, लेकिन पूरे सवाल को पढ़ना है, क्योंकि सही तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। अभी हमने देखा कि भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की कस्टडी से संबंधित प्रावधान होते हैं।
धन विधेयक भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने या कोई प्रत्याभूति देने के विनियमन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी संवीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या संसद द्वारा प्रत्यायोजित हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों, डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। 2018 का सवाल है, ये क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, नियम समिति या फिर कार्य सलाहकार, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। पार्लियामेंट्री कमेटी तो हमने पढ़ा था। ठीक है, बताइए जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा? बी। ठीक है, अमूल्य सर नॉट श्योर, ये तो हमने पढ़ा था, बाकी लोग श्योर हैं बी पर। हमने सबऑर्डिनेट डेलीगेशन पढ़ा था, मतलब हमने ये पढ़ा था कि भाई विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? विधायिका के पास है, संसद के पास है। लेकिन विधि बनाने की शक्ति का प्रयोग अगर हम कहें बहुत हार्ड एंड फास्ट होके कि सिर्फ और सिर्फ संसद और संसद के जो मेंबर्स हैं वही विधि बनाएंगे, भाई संसद में विधि कौन बनाएगा? ड्राफ्ट कौन करेगा? संसद के मेंबर। ठीक है, विधायिका विधि पास करेगी, बनाएगी। लेकिन बनाता कौन है? कार्यपालिका। प्रत्यायोजन कर दिया जाता है। ठीक है, अपना काम है, मेरा ये काम है, लेकिन मैं उसको क्या करता हूं? डेलीगेट कर देता हूं। और ये डेलीगेशन जो होता है, प्रत्यायोजित विधान इसको बोलते हैं। अगर आप में से किसी को याद नहीं है तो वो क्लास जाके देख लीजिएगा, उसमें हमने पार्लियामेंट्री कमेटी के भीतर इसको अच्छे से बातचीत इस पर की थी। तो अधीनस्थ विधान संबंधी समिति इसी बात का परीक्षण करती है कि ये जो डेलीगेशन हुआ है वो सही दायरे में हुआ है या फिर नहीं, और सीधा सीधा प्रत्यायोजित विधान, और सीधा सीधा यही स्टेटमेंट दे रहा है कि भाई ये संसदीय समिति इस बात की समीक्षा करती है और सदन को इसकी बात की सूचना देती है कि जो रेगुलेशन, जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त हैं या फिर संसद द्वारा डेलीगेटेड हैं, उनका कार्यपालिका द्वारा इन डेलीगेशन की परिधि के भीतर ही प्रयोग हो रहा है, उचित तरीके से, कहीं दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यह काम किसका है? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली लोकसभा में विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। ठीक है, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती है। कौन सा ऐसे सही है? केवल 1 और 3, केवल 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक, बताइए सही जवाब क्या है इसका? हिंट इतना कर दूं मैं कि इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए, तो बताइए क्या है इसका सही जवाब?
BBBAC। सर मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, ओनली आपकी स्टडी IQ और कुछ सब्जेक्ट्स क्लास में, क्या इतना इनफ है या सही है? अब ये इनफ है कि नहीं ये अभी बताना कैसे पॉसिबल है, जब तक आपसे व्यक्तिगत तौर पर ये ना पता चलेगी आपकी तैयारी का स्तर क्या है या फिर क्या क्या चीज़ें आप कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। ये कह देने से कि कुछ चीज़ें मैंने यहाँ से की हैं, कुछ चीज़ें यहाँ से की हैं, उससे पता नहीं चलेगा। CBCB, चलिए सी और बी में कंफ्यूजन है, एलिमिनेशन लगा के भी कंफ्यूजन है। लोकसभा में यदि किसी दल के न्यूनतम 75 सदस्य हों तो उसके नेता को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। और हमने क्या देखा था कि जितना कोरम है जो विपक्षी दल है वो कम से कम उसके पास क्या होना चाहिए, 10%, कुल सदस्य संख्या का 10% सीट उसको जीतना चाहिए। अगर वो इतना सीट जीतता है तभी उसके लीडर को नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तमगा मिलता है, यानी ये करीब करीब 55 के आसपास ठहरता है। जबकि यहां कह रहा है न्यूनतम 75 सदस्य हों, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो केवल 2 इसका सही उत्तर तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, पहली लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 1951-52 कहा जाता है 1952 का आम चुनाव, लेकिन ये 51 के अक्टूबर से शुरू हुआ था और 52 के फरवरी तक चला था, इसलिए इसको कई जगह देखेंगे 1951-52 के आम चुनाव लिखा हुआ होगा। इसमें 489 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से अकेले 364 सीट जीता था कांग्रेस ने। ठीक है, और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी उस समय थी CPI ने जीता था 16 सीट। तो कह रहा है कि विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था, यह गलत है, बल्कि CPI था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई थी, यह बिल्कुल सही बात है। हालांकि औपचारिक तौर पर इसकी मान्यता 1977 में दी गई है, लेकिन हाँ 1969 में इसको मान्यता दे दी गई थी। इसको कोडिफाई किया गया है कब जाकर? 1977 में। फिर देखो चला गया भाई। ठीक है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद को ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट हैं। दूसरा, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, और यह बता रहा है 2017 का सवाल। अब जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर है। गैर सरकारी विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल किसको कहते हैं? प्राइवेट मेंबर बिल मंत्री के अलावा कोई सांसद अगर विधेयक प्रस्तुत करता है तो उसको क्या कहते हैं? गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक यानी प्राइवेट मेंबर बिल ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि इससे हमने कई बार समझा है कि भाई दो तरह के बिल होते हैं, गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। गवर्नमेंट बिल, सरकारी बिल वो बिल है जो किसी मंत्री द्वारा पेश किया गया हो, और गैर सरकारी विधेयक जो गैर मंत्री के द्वारा किसी अन्य सांसद के द्वारा किया गया हो। तो ये गलत है। दूसरा, हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है, और हम जानते हैं कि पहली बार नहीं पारित किया गया है बल्कि 14 के करीब बार पारित किया गया है। पेश तो कई बार किया गया है लेकिन 14 के आसपास प्राइवेट मेंबर बिल पारित किया जा चुका है। इसमें से भी सबसे ज्यादा जो पारित किया गया है वो पुराने जमाने में। ठीक है, तो सही क्या होगा इसमें? ये तो गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी। चल, निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप, कैबिनेट स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। 2017 का सवाल है। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। ठीक है, कैबिनेट सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत क्या है ये पूछ रहा है।
ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था करना जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं और उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। और चौथा, उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दिशा में है। बताइए क्या है सही जवाब इसका? बहुत ही आसान सवाल है, कल भी हमने इसको सॉल्व किया था दूसरी भाषा में। सी। और कोई? सी। चलिए सी, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है कि सी इसका सही जवाब है। संसदीय पद्धति जिसके में हम जिसको कहते हैं कैबिनेट स्वरूप की व्यवस्था। तो कैबिनेट स्वरूप यानी कैबिनेट स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत क्या होंगे? संसदीय पद्धति वाले ही होंगे। सरकार किसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व है? लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होने का क्या मतलब है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व इसलिए रखा गया है कि भाई पॉपुलर हाउस वही है, वहां लोग चुनकर आते हैं। उन लोगों को चुनकर कौन भेजता है? उन प्रतिनिधियों को जनता। तो 75(3) तो कहता है कि भाई मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व दरअसल किसका है? मंत्रिपरिषद अगर कहते हैं कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, इसका मतलब सरकार जनता के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। तो इसको सुनिश्चित करना है और इसी के लिए एक व्यवस्था, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। उसमें एक क्रियाविधि बनाई गई है जो कैबिनेट स्वरूप की सरकार है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। दूसरा, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति की निरंतरता प्रदान करता है और यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। बताइए इसका क्या सही जवाब होगा? किसका लाभ पूछ रहा है? संसदीय स्वरूप के शासन का लाभ क्या है? अभी अभी हमने सॉल्व किया भाई, लाभ यह है कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदीय स्वरूप में ही तो होता है ऐसा। ठीक है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न। कह रहा है कि कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? बताइए जल्दी से क्या सही जवाब है इसका? संसद विधायिका किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? डी। डी, चलिए ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कंफ्यूजन नहीं है भाई। ये सारे जो दिए गए हैं स्थगन प्रस्ताव लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और लोकसभा में क्यों पेश किया जाता है? कि मंत्री परिषद का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा है, सदन का ध्यान इस तरफ आकर्षित कर रहा है कि भाई, और मंत्रिपरिषद से को बताया जा रहा है कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर देश में हो गया। इतने इंपॉर्टेंट मैटर के होने के बाद जो रेगुलर एजेंडा है उसको नहीं चलाया जाना चाहिए संसद में, बल्कि लोकसभा में, बल्कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात होनी चाहिए। और इसके लिए आपको पता है कम से कम 50 सदस्यों का अनुसमर्थन जरूरी है, क्योंकि ये बड़ा मैटर है। सदन के रेगुलर जो एजेंडा को एडजर्न करने की बात है उसको बाद में करेंगे, पहले इस बात पर डिस्कस कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। ठीक है, तो स्थगन प्रस्ताव, संसद है ना, संसद ही तो कार्यपालिका पर, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है बेसिकली। प्रश्नकाल, किससे आप सवाल पूछते हैं? प्रश्नकाल में मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, सरकार से सवाल पूछा जाता है। अनुपूरक प्रश्न, प्रश्नकाल में ही हमने क्या देखा था भाई? प्रश्न तारांकित भी हो सकते हैं और अतारांकित भी। तारांकित प्रश्न जिसमें मौखिक जवाब दिए जाते हैं उसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न जिसमें लिखित जवाब दिए जाते हैं उसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अनुपूरक प्रश्न भी इसमें सही है। 1, 2 और 3 तीनों ही इसमें सही है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र,
भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, या फिर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या है? क्या कह रहे हैं? लोकसभा के निर्वाचन के लिए कौन नामांकन करेगा? सी। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। भाई भारत के किसी भी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, अगर उसकी उम्र मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 साल। मतदाता सूची में उसका नाम है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 18 साल के बाद चुनाव लड़ लेगा। लोकसभा के लिए 25 साल है ना मिनिमम। तो भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, किसी भी उसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं, ठीक है? तो नागरिक भी है और कहीं भी निर्वाचन सूची में नाम है तो वो चुनाव लड़ सकता है, नामांकन दाखिल कर सकता है। तो इसका सही जवाब क्या है? आंसर सी। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। अगला सवाल, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए किए गए मतदान का कम से कम 50% पाना अनिवार्य है। सही है या गलत है? बताइए, ये स्टेटमेंट बताइए, अभी इस स्टेटमेंट को बताइए सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है? क्यों गलत है? क्योंकि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमने पढ़ा था। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, पहले खंभा छूने की पद्धति। इसका मतलब क्या है कि भाई ए और बी और सी और डी 4 उम्मीदवार थे, इसको 10 मिला, इसको 9 मिला, इसको 8 मिला, इसको x मिला, इसको इसमें सबसे ज्यादा किसको मिला? 10, तो ये जीत गया। मिनिमम कोई क्राइटेरिया एज सच नहीं है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा वोट चाहिए, अधिकतम वोट चाहिए, इसलिए ये गलत है। दूसरा, भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को जाता है। ये बताइए सही है कि नहीं? दूसरा स्टेटमेंट बताइए सही है कि नहीं? गलत है, मतलब कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं। तो भाई ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना दूसरा स्टेटमेंट सही है, ना तो एक और नहीं दो। क्यों गलत है ये? क्यों? क्योंकि ये कभी कोडिफाई नहीं हुआ है संविधान में। 10वीं लोकसभा तक तो ये प्रचलन था कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सत्ता पक्ष से आते थे। 11वीं लोकसभा से एक आपस में सहमति बन गई है, एक परंपरा से ये डेवलप हो गया, इवॉल्व हो गया है, कहीं कोडिफाई नहीं किया गया है। एक ऐसे अनौपचारिक आम सहमति हो गई है विभिन्न दलों में कि ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष आएगा सत्ता पक्ष से तो उपाध्यक्ष किससे आएगा? विपक्ष से। लेकिन यहां अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो यह स्टेटमेंट सही साबित होगा। ध्यान से यह पढ़ना है, यहां लिखा है भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार, ठीक है? तो संविधान में नहीं लिखा है, तो न तो एक और नहीं दो। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वो निम्नलिखित में से किसको या किनको संसद के पटल पर रखवाए। संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को रखवाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को सीएजी रखवाता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को रखवाता है, लेकिन लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को नहीं रखवाता, ठीक है? तो जब नहीं रखवाता तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1, 3 और 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। कौन सा ऐसे सही है? केवल 1, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3?
इसका सही जवाब क्या है? सी, 1, 2 और 3। आर्टिकल कौन सा है? किस आर्टिकल में पढ़ा था हमने? मंत्री और महान्यायवादी के बारे में किस आर्टिकल में पढ़ा था? आर्टिकल 88 में। ठीक है, साफ साफ उसमें क्या लिखा हुआ है कि भाई मतदान नहीं कर सकता, वो हिस्सा ले सकता है, समिति का सदस्य भी हो सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो, अच्छा देखिए आर्टिकल 88, सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को अधिकार है कि वो किसी भी सदन में, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, सदनों की किसी संयुक्त बैठक में, ज्वाइंट सेशन में, सदन संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले, उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वो मत देने का अधिकारी नहीं है, हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो बात स्पष्ट है। चलिए, अब इस सेशन को आप जल्दी से लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। फिलहाल आज इतना ही रखते हैं और कल से फिर से एजेंडा पर आ जाएंगे। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी आईक्यू लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है, साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।